हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। इस सीरीज़ में हम महेश बर्नवाल से एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे, तो ये हमारा चौथा लेक्चर होगा इस सीरीज़ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो ये कथन सही है। निरपेक्ष आर्द्रता होती है वायु के एक आयतन में जितनी जलवाष्प की मात्रा विद्यमान होती है वो, और वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसे विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। तो ये भी सही है। जो वायु के भार में जितनी भी जलवाष्प की मात्रा होती है वो विशिष्ट आर्द्रता होती है। पूछा गया है कि निम्न में सत्य कथन कौन से हैं, तो उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, आकाश में सर्वाधिक ऊंचाई पर सफेद रेशम की भांति कोमल व बिखरे हुए मेघ होते हैं। तो पछाब मेघ होते हैं ये। बहुत ऊंचाई पर जब आसमान साफ होता है तो सफेद रेशम की तरह या रुई के ढेर की तरह ये दिखते हैं और छोटे छोटे गुच्छे में छितराए हुए मिलते हैं। जो कपासी मेघ होते हैं तो ये बहुत नीचे होते हैं, बहुत काले होते हैं। कपासी वर्षी मेघ जो होते हैं वो बहुत नीचे होते हैं, और जो कपासी मेघ होते हैं वो गुंबदाकार गोभी की तरह होते हैं, ये भी थोड़ा नीचे ही होते हैं। और इसमें जो है स्तरी मेघ, तो ये होते हैं कि धरातल के थोड़ा सा निकट होते हैं और ये कोहरे की तरह दिखाई देते हैं। अगला देखते हैं, विषुवत रेखा के पास प्रतिदिन दोपहर के बाद होने वाली वर्षा होती है। तो विषुवत रेखा के पास रोजाना दोपहर के बाद वर्षा होती है, उसे हम संवहनी वर्षा कहते हैं। और ये बहुत कम समय के लिए होती है, लेकिन बहुत तेजी से वर्षा होती, बहुत ज़्यादा इसमें गरज चमक और पानी की क्वांटिटी होती है जब वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा क्या होता है कि जब जलवाष्प के साथ वाली हवा जब पर्वत के सहारे ऊपर चढ़ती है तो ठंडी होकर के संघनित हो जाती है और वो वर्षा करती है, वो पर्वतीय वर्षा होती है। वाताग्रीय वर्षा होती है या चक्रवाती वर्षा, जहाँ पर वाताग्र बनता है, यानी कि दो वायु राशियाँ मिलती हैं अलग अलग टेम्परेचर वाली। और मानसूनी वर्षा तो आपको पता ही, जैसा कि भारत की जो संपूर्ण वर्षा का जो एक बड़ा भाग है वो मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है। अगला है, निम्न में असत्य कथन है। तो इसमें पहला है, वह ढलुआ सीमा जिसके सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां मिलती हैं वाताग्र कहलाता है। तो ये सही है। दूसरा है, चक्रवात उच्च वायुदाब केंद्र वाला क्षेत्र होता है जिसके चारों तरफ निम्न वायुदाब पाया जाता है। तो ये गलत है। जो चक्रवात होता है वो निम्न वायुदाब वाला केंद्र वाला क्षेत्र होता है और इसके चारों तरफ उच्च वायुदाब पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल महासागरों पर उत्पन्न होते हैं, ये सही है, क्योंकि जो उनको ऊष्मा चाहिए वो महासागरीय जल की ऊष्मा से प्राप्त करते हैं। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो महासागरों की सतह के साथ साथ स्थल पर भी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इनको जो ऊष्मा चाहिए, जो वाताग्र बनता है, ये वहां से ग्रहण करते हैं। अगला है, ये कुछ तूफान दिए गए हैं और उनके क्षेत्रीय नाम के साथ पूछा गया है कौन कौन सा सुमेलित है। तो टाइफून संयुक्त राज्य अमेरिका, गलत है। टाइफून ये चीन, जापान और इधर चीन सागर में जो आते हैं उन्हें बोलते हैं। हरिकेन ये संयुक्त राज्य अमेरिका और गल्फ ऑफ मैक्सिको उधर आसपास जो आते हैं। तो पहला और दूसरा ये उल्टे सुमेलित है, तो पहला दूसरा नहीं होगा। विली विली ये ऑस्ट्रेलिया में आता है, तो केवल इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, यानी कि बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला है, किसी क्षेत्र में मौसम की एक लंबी अवधि का औसत जलवायु कहलाता है। तो ये सही है। और इसमें दूसरा है कि कोपेन वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जलवायु को वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत किया। तो इसमें दोनों कथन सही हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा, सत्य कथन पूछे गए तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, ये 3 कथन दिए गए हैं और बताया गया है कि ये जो विशेषताएं दी गई हैं ये किस जलवायु को दर्शाती हैं, ये पूछा गया है। तो पहला है, इसमें 30 से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। तो ये दूसरा, इसमें यहाँ गर्मी व जाड़े की स्पष्ट ऋतु मिलती है। और तीसरा है, वर्षा मुख्यतः जाड़ों में होती है।
तो मेडिटेरियन सी में वर्षा मुख्यतः जाड़ों में होती है और 30 से 45 डिग्री की अक्षांश के मध्य ये मध्य महाद्वीपों में भी और पश्चिमी तटों पर भी पाए जाते हैं। और यहाँ पर 2 ही ऋतुएं होती हैं, गर्मी और जाड़े की, और स्पष्ट ऋतु होती है। तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु की बात हो रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। जबकि जो भूमध्य रेखीय जलवायु है, जिसे विषुवत रेखीय जलवायु कहते हैं, तो यहाँ पर हमेशा पूरे साल तापमान जो रहता है वो उच्च बना रहता है। पूरे साल का जो औसत तापमान होता है यहाँ पर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो तापांतर होता है वो भी बहुत कम होता है, लगभग 5 डिग्री के आसपास होता है। इसके अलावा यहाँ पर वार्षिक वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और ये इक्वेटर के आसपास पाया जाता है, तो 45 डिग्री ये होगा नहीं। आप अगर आपको ऐसे भी पता है तो इसमें से एलिमिनेट करके कर सकते हैं, जैसे कि 30 से 45 डिग्री में पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है भूमध्य रेखीय होगा नहीं। दूसरा, सवाना भी भूमध्य रेखा के आसपास ही पाया जाता है, लेकिन ये जो आंतरिक क्षेत्र होते हैं महाद्वीप के, वहां पर पाया जाता है, तो ये दोनों तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। अब बचेगा पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु और भूमध्य सागरीय जलवायु, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन जो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु होती है उसमें जो वर्षा होती है वो गर्मियों में वर्षा होती है, और ये 45 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है। ये 2 डिफरेंस मेन है, अगर ये आपको पता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अगला है, उच्च तापमान व प्रचुर वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में निछालन क्रिया की अधिकता से निर्मित मिट्टी है। तो लेटराइट मिट्टी होती है ये। जो लाल मरुस्थलीय मिट्टी है ये मुख्यतः इसमें मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाएगी। उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थल जो होते हैं वहां पर पाई जाती है, और यहाँ पर ह्यूमस का बहुत अभाव होता है। इसके अलावा जो चरनोजिम होती है ये बहुत उपजाऊ भुरभुरी मिट्टी होती है, और इसकी जो जल ग्रहण क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमस भी इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसका जो कलर होता है वो काला होता है। अगला देखते हैं। हाँ, प्रेरी इसमें चौथा है। प्रेरी ये शीतोष्ण आर्द्र प्रदेश जो होते हैं, लंबी घास भूमि क्षेत्र, वहां पर पाए जाते हैं। मेनली ये जो चरनोजिम है उससे मिलती जुलती गुणों वाली मिट्टी होती है प्रेरी वाली। अगला प्रश्न है कि विषुवत प्रदेशों और उष्णकटिबंधीय तटीय प्रदेशों के भारी वर्षा और उच्च तापमान की दशाओं में सघन, ऊंचे व विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण जैव संपदा वाले वन कहलाते हैं। तो विषुवत प्रदेश के आसपास और उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्र के आसपास जो वन पाए जाते हैं वो मेनली उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, जैसे कि अपने पश्चिमी घाट के वन है या नॉर्थ ईस्ट में जो वन पाए जाते हैं ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। भूमध्य सागरीय वन, इनमें भी विविधता होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती है। सवाना तो घास भूमि है, और वहां पर दूर दूर थोड़े बहुत झाड़ियां और ऐसे वन पाए जाते हैं जो सूखे को सहन कर सकें। शंकुधारी वन मुख्यतः जो ठंडे क्षेत्र हैं वहां पे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न घास भूमियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें पहला है स्टेपीज, दूसरा है वेल्ड। वेल्ड होता है दक्षिण अमेरिका में, सॉरी दक्षिण अफ्रीका में, तो ये हो जाएगा। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पंपास दक्षिण अमेरिका में, स्टेपीज दक्षिण पश्चिमी यूरोप में। तो पहले का बी हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा, और तीसरे का डी हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कुछ विशेषताएं दी गई हैं और पूछा गया है कि ये विशेषताएं किस बायोम को दर्शाती हैं। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर एशिया, यूरोप व उत्तरी अमेरिकी भागों में विस्तृत लाइकेन, शैवाल तथा जंगली झाड़ियां प्रमुख वनस्पतियां यहाँ के निवासी एस्किमो कहलाते हैं। तो टुंड्रा बायोम होगा इसका आंसर, क्योंकि सवाना बायोम मेनली बहुत सूखा यहाँ पर पाया जाता है और इक्वेटर के आसपास पाया जाता है, पीछे डिस्कस किया। और मरुस्थली बायोम यहाँ पर एस्किमो रहते नहीं हैं।
वन बायोम, यहाँ भी एस्किमो नहीं रहते हैं। अगर आपको ये चौथा कथन पता है कि एस्किमो कहाँ पे रहते हैं, तो मेनली जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ पाई जाती है, बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत लो रहता है, तो ये वहाँ पर रहते हैं। तो इससे आप गेस कर सकते हैं कि इसका आंसर डी होगा। और एस्किमो जिस घर में रहते हैं, बर्फ का जो घर बनाते हैं, उसे इग्लू कहते हैं। ये भी प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो कथन सही है। भारत दूसरे नंबर पे आता है चावल के उत्पादन में। और इसमें दूसरा कथन है कि भारत चावल की फसल के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है, तो ये भी सही है। चीन इसलिए सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि वहां पर चावल की उत्पादकता ज्यादा है। भारत में चावल के अंतर्गत क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है लेकिन उत्पादकता कम है, इसलिए हम दूसरे नंबर पे आते हैं। तो पूछा गया है कि सत्य कथन कौन से हैं, तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का कहवा पात्र कहलाता है, तो साओ पोलो ये ब्राजील में एक जगह है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कहवा होता है, इसलिए कहवा पात्र कहलाता है विश्व का। इसके अलावा जो ब्लू माउंटेन है ये जमाइका में पाया जाता है। यहाँ पर जो कहवा पाया जाता है वो बहुत उच्च कोटि का होता है, तो कहीं पर ब्लू माउंटेन का नाम आए तो उसको कहवा के साथ आपको मिलाना है, मिलान करने में पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि ब्लू माउंटेन किस चीज़ के लिए फेमस है। नाइजीरिया में भी बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी पाई जाती है, यमन में भी। ये सारे कहवा के लिए हैं, लेकिन कहवा पात्र साओ पोलो को कहते हैं, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। सर्वप्रथम कपास की खेती की गई थी, अमेरिका, चीन, भारत, अफ्रीका, कहाँ पर? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे उन्होंने सबसे पहले कपास की खेती की थी, तो इसका उत्तर होगा भारत। में ऑप्शन में पाकिस्तान नहीं दिया गया क्योंकि सिंधु सभ्यता पाकिस्तान और भारत दोनों में थी, तो अगर एलिमिनेट करके देखेंगे तो बाकी कहीं पर नहीं हुई थी, भारत और पाकिस्तान में हुई थी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये स्थानांतरित कृषि दी गई है और किस देश में इसको किस नाम से जानते हैं उससे मिलाना है। तो रे, स्थानांतरित कृषि को वियतनाम में रे कहते हैं, और म्यांमार में टुंगिया कहते हैं, लदांग कहते हैं मलेशिया में, और चेन्ना कहते हैं श्रीलंका में। तो पहले का सी, दूसरे का डी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि लोगन हो गया, पश्चिमी अफ्रीका में कहते हैं, मिल्का ये ग्वाटेमाला युकाटन वगैरह में कहते हैं, मिलिया मैक्सिको में कहते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि को कुमारी नाम से जाना जाता है, तो भारत के किस भाग में या किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को कुमारी नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे कुमारी नाम से जानते हैं, और उत्तर पूर्वी भारत में जो होती है उसे झूम कृषि बोलते हैं। पोडू ये आंध्र प्रदेश में बोलते हैं, और राजस्थान में क्या बोलते हैं? बत्रा, राजस्थान में बत्रा और आंध्र प्रदेश में पोडू। अगला प्रश्न देखते हैं, ये सुमेलित करना है, कुछ कल्चर दिए गए हैं। तो विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, और मोरीकल्चर रेशम कीट के लिए जो शहतूत की खेती की जाती है उसे मोरीकल्चर कहते हैं। मोरस अल्बा इसका बोटेनिकल नेम होता है, उसी से ये निकल के आया शब्द मोरीकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का ए, यानी कि डी सी बी ए, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा गया है कि निम्न में सही सुमेलित हैं। तो जीरोफाइट मरुस्थलीय वनस्पतियां, सही है ये। हेलोफाइट जो लवणीय मृदा होती है उसमें जो उगने वाली वनस्पतियां होती हैं उनको हेलोफाइट कहते हैं, तो दूसरा वाला गलत सुमेलित है। लिथोफाइट जो कठोर चट्टानों के ऊपर उगने वाली वनस्पतियां हैं, तो ये भी गलत सुमेलित है। ये दोनों इंटरचेंज करने पे सही हो जाएंगे। तो पूछा गया है कि सही सुमेलित, तो केवल पहला इसमें सही सुमेलित है। अगला है, मेरिनो भेड़ अपने उच्च क्वालिटी ऊन के लिए प्रसिद्ध है, यह मुख्यतः पाई जाती है। तो मेरिनो भेड़ ऑस्ट्रेलिया हो गया, और मेनली ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है,
इसके चीन, न्यूजीलैंड, मंगोलिया नहीं, यहाँ नहीं पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। हाँ, ये चारों जगह जो है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, चीन हो गया, मंगोलिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ये ऊन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, मत्स्य पालन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। छिछला जल सही है। फाइटोप्लैंक्टन्स की प्रचुरता, ये मछलियों के भोजन होते हैं मुख्यतः। ठंडी एवं गर्म जलधाराओं का मिलन, ये भी है। प्रशीतन की व्यवस्था, तो ये चारों जहाँ पर परिस्थितियाँ होंगी वहाँ पर बहुत अच्छा मत्स्य पालन हो सकता है, क्योंकि प्रशीतन की व्यवस्था नहीं होगी तो खराब हो जाएगी मछलियाँ, उनकी मार्केट वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ये चारों चीज़ें आवश्यक हैं। अगला है, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक स्थित है। तो ये जो अटलांटिक ओशन का पूर्वी तट है, यानी कि इंग्लैंड, इसके आसपास ये है। मेनली इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंग्लैंड का जो पूर्वी तट है ये वहां पर स्थित है। अगला देखते हैं, कुज्नेत्स लॉ अयस्क क्षेत्र स्थित है। तो ये रूस में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्रीवॉय एक जगह है, क्रीवॉय, ये भी लौह अयस्क के लिए फेमस है और ये कई बार पूछा गया है। तो ये यूक्रेन में है, और भी कई सारी जगह हैं। इटली, जर्मनी भी लौह अयस्क के लिए फेमस है। अगला देखते हैं, चिली का चुक्कीमाटा पर्वत किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि आपको पता है, सबसे बड़ा जो तांबा उत्पादक देश है वो चिली है। तो अगर ये आपको पता है तो इसे गेस करके आप सही कर सकते हैं कि चुक्कीमाटा पर्वत तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, इसमें ये उद्योग दिए गए हैं और कौन सा उसके लिए जो शहर है वो प्रसिद्ध है, इसको सुमेलित करना है। तो कागज उद्योग के लिए कनाडा का ओटावा फेमस है। शराब उद्योग के लिए शैंपेन, और सूती, आप वैसे नाम से भी गेस करके मिला सकते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के लिए मैनचेस्टर, और कटलरी के लिए शेफील्ड। तो पहले का डी हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा बी। अगला देखते हैं, लंबे समुद्री मार्गों के बीच स्थित ऐसे स्थान जहां जलयानों होगा, ये छोटी की मात्रा नहीं होगी, जलयानों को ईंधन, पानी व यात्रियों को भोजन आदि के लिए रुकना पड़ता है। तो ऐसे पोर्ट क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पोर्ट को पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं, जैसे कि सिंगापुर पोर्ट हो गया या होनोलुलु हो गया। आंतरिक पत्तन क्या होते हैं? जो समुद्र के किनारे जो नदियां मिलती हैं उससे आगे अंदर की तरफ स्थित होते हैं, तो नदी से होते हुए जाया जाता है। टैंकर पत्तन मेनली यहाँ पर जो तेल भरने वाले टैंकर होते हैं उनको खाली किया जाता है और उनसे रिलेटेड जो भी सुविधाएं होती हैं वो होती हैं, जैसे कोचीन वगैरह हो गया। और नौसैनिक पत्तन जो नेवल पोर्ट होते हैं, तो पता ही है आपको, नौसैनिक गतिविधियों के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि नदियों पर स्थित निम्न पत्तनों को सुमेलित करना है। तो रॉटरडैम राइन नदी पर, न्यू ऑर्लियंस मिसिसिपी नदी पर, हांगकांग सिकियांग नदी पर, हैम्बर्ग एल्ब नदी पर। तो ये चारों सही सुमेलित हैं, इसका आंसर हो जाएगा ABCD पहला ही। फिर है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो स्वेज कैनाल है। पनामा कैनाल आप लोगों को पता होगा, ये जो प्रशांत महासागर है और कैरिबियन सी है, जो अटलांटिक महासागर का पार्ट है, उसको जोड़ता है। और इसमें दूसरी नहर कौन सी है? श्वेत बाल्टिक नहर। ये कहाँ पर स्थित है? ये मेनली बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ती है। और जो कील नहर है, ये भी कई बार पूछा गया, ये जर्मनी में उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। इसके अलावा भी कई सारी नहर है, वोल्गा नहर है, सू नहर है, इरी है। ये प्रमुख प्रमुख नहरें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि ये जनजातियां दी गई हैं और आगे दिया गया है कि ये कहाँ पर पाई जाती हैं, और इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है, सुमेलित है। बोरो जनजाति ये अमेजन बेसिन में पाई जाती है, ये भी सुमेलित है। पापुआ जनजाति या पापुआन, ये मध्य एशिया, ये गलत है, मध्य एशिया में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये जो पापुआ न्यूगिनी आइलैंड है ये वहाँ पर पाए जाते हैं।
तो सुमेलित नहीं पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि राज्य दिए गए हैं और पूछा गया है कि जनसंख्या के अनुसार इनका घटता हुआ क्रम क्या है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन की, उसके बाद भारत की, ये दोनों ऑप्शन दिए नहीं गए हैं। उसके बाद आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, रूस, बांग्लादेश, जापान, ऐसे है। तो उसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप, तो एशिया घनत्व के आधार पर भी, और सबसे ज्यादा जनसंख्या भी यहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत जननांकीय संक्रमण की किस अवस्था में है। तो जो संक्रमण की अवस्थाएं ये बनाई गई हैं, तो इस हिसाब से बनाई गई हैं कि किस एज ग्रुप का कितना ज्यादा नंबर है। यदि सबसे ज्यादा नंबर 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या का है तो प्रथम अवस्था होती है, और लगभग 40 से 50% अगर ऐसा होता है। उसके बाद भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या 15 से 64 वर्ष आयु वालों की है, यानी कि युवा जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो ये तृतीय अवस्था में है भारत। चतुर्थ अवस्था में क्या होता है कि 60 प्लस वाले लोगों की संख्या जो होती है धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और चतुर्थ अवस्था में भी युवा जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि 2021 में जो जनगणना होगी उसके बाद भारत को जनसंख्या संक्रमण के चौथे अवस्था में घोषित किया जाएगा, क्योंकि 60 प्लस या 64 प्लस जनसंख्या के काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, और युवा जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद जो पंचम या अंतिम अवस्था होती है उसमें 59 या 64 प्लस जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, लगभग 14 से 16% के आसपास, और जो युवा जनसंख्या होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अगला प्रश्न है 182। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ग्रामीण से शहरी प्रवास सर्वाधिक देखने को मिलता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि लोग गांव से शहर की तरफ ही जाते हैं जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, या अच्छे जीवन से की सुविधाओं के लिए, लेकिन ये गलत है। भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रवास होता है वो ग्रामीण से ग्रामीण होता है। वो भी किस लिए? क्योंकि जो ज़्यादातर शादियाँ होती हैं वो ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। भारत एक ग्रामीण जनसंख्या वाला देश है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इसलिए सबसे ज़्यादा भारत में जो प्रवास होता है वो ग्रामीण से ग्रामीण देखने को मिलता है। ये प्रश्न पीसीएस में भी आ चुका है, यूपीएससी में भी आ चुका है, और कई सारे एग्जाम में ये कोट पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन सार उसका यही था कि प्रवास सबसे ज़्यादा कौन सा होता है। भारत में बढ़ते नगरीकरण के लिए प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ प्रवास भी उत्तरदायी है। तो पहला गलत है और दूसरा सही है। असत्य कथन पूछा गया है तो पहला असत्य है। तो बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में जो जनसंख्या बढ़ रही है, एक तो उनकी प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि है, दूसरी बाहर से बहुत सारे लोग वहाँ पर आकर के बसते हैं, इसकी वजह से भी जनसंख्या वहाँ की बढ़ रही है। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एवं यह लगभग विश्व के 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो ये कथन सही है। इसमें अगला है, लाल सागर तथा स्वेज नहर के द्वारा एशिया अफ्रीका से पृथक होता है। तो ये भी सही है। पूछा गया है असत्य कथन, तो इसका डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश, तो ये अरब सागर में स्थित जो मालदीव है, ये एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है, क्षेत्रफल के अनुसार भी और जनसंख्या के अनुसार भी। अगला है कि नदियों का देश कहा जाता है, तो बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। अगला देखते हैं, अंकोरवाट विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत बार पूछा गया है, कंबोडिया में ये स्थित है, साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है ये। अगला देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश, लैंड लॉक्ड कंट्री, तो लाओस साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र लैंड लॉक्ड कंट्री है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में स्थित है, और बनारस में इसकी एक शाखा खोली गई। इसके अलावा
जो भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो कटक में स्थित है। तो भारत वाला जो है वो कटक में स्थित है और जो अंतरराष्ट्रीय वाले की शाखा है वो बनारस में है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पीसीएस में, अभी 2-3 साल पहले ही इसकी घोषणा हुई थी, तभी ये आया था। शायद 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था किसी एग्जाम में, या पीसीएस में ही शायद पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि जापान के मुख्य द्वीप दिए गए हैं 4 और पूछा गया है कि इनका उत्तर से दक्षिण क्रम। ये भी आपको याद रखना है कि दक्षिण से उत्तर पूछा गया है या उत्तर से दक्षिण पूछा गया है। तो सबसे बड़ा जो आइलैंड है उसका होंशु है और होंशु बीच में नहीं है, ये याद रखना है। तो सबसे उत्तर में होकाइडो है, फिर होंशु है, फिर शिकोकू है और क्यूशु है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ये क्रम आपको याद होना चाहिए, रिपीटेड पूछा जाता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है आइबेरियन पेनिनसुला में सम्मिलित है। तो पुर्तगाल और स्पेन, ये यूरोप का पार्ट है आइबेरियन पेनिनसुला, इसमें पुर्तगाल और स्पेन ये 2 देश सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है कि झीलों का देश कहा जाता है। तो फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल्टिक देशों में सम्मिलित हैं लिथुआनिया, लाताविया और इस्टोनिया, यानी कि 1, 2, 4 ये दोनों बाल्टिक देशों में सम्मिलित हैं। एक दूसरा टर्म पूछा जाता है बाल्कन देश। बाल्टिक और बाल्कन अलग अलग है। बाल्टिक कंट्रीज में जो बाल्टिक सी के आसपास हैं, लिथुआनिया, लाताविया, एस्टोनिया ये देश आते हैं, जबकि बाल्कन राज्य में इसमें भी 3 देश हैं, यूनान, रोमानिया और अल्बानिया। यूनान, रोमानिया, अल्बानिया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती है। तो डेन्यूब, डॉन, नीपर ये सारी नदियां ब्लैक सी में गिरती हैं। जो पो नदी है जिसे इटली की गंगा भी कहा जाता है, इटली की गंगा ये नहीं गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अफ्रीका की भ्रंश घाटी में स्थित झीलों का उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा है। तो अफ्रीका की जो वो भ्रंश घाटी पाई जाती है, महान भ्रंश घाटी, उसमें बहुत सारी झीलें हैं। जैसे उसमें उत्तर से दक्षिण क्रम में रूडोल्फ है, फिर अल्बर्ट है, फिर एडवर्ड है, फिर कीबू है, फिर टंगानिका है, फिर मलावी या फिर न्यासा। तो कौन सा हो जाएगा, रूडोल्फ, अल्बर्ट, एडवर्ड, कीबू, टंगानिका, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है भूमध्य सागर से लगे हुए देश हैं। तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, तो ये चारों देश लगे हुए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डी। ये प्रश्न पूछा गया था तो कंफ्यूजन ज़्यादातर लोगों को होता है कि मोरक्को लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, बाकी तो साफ साफ पता चल जाता है कि बाकी सारे देश हैं। तो मोरक्को भी लगा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये उत्तरी अमेरिका की झीलें दी गई हैं और पूछा गया है कि इनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा। तो पहले ग्रेट बियर लेक है, फिर ग्रेट स्लेव है, फिर अथाबास्का, रेंडियर, विनिपेग, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं, प्रेयरी कहलाते हैं। सवाना अफ्रीका के मिडिल में जो पाए जाते हैं घास के मैदान, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, पंपास अर्जेंटीना वगैरह में। एंजिल जलप्रपात स्थित है। तो कैरो नदी, जाम्बेजी नदी, अमेजन नदी या नील नदी। तो एंजिल जलप्रपात कैरो नदी पर स्थित है। कहीं कहीं पर आपको ओरिनीको नदी भी मिलेगा। तो मेनली जो ये कैरो नदी है ये ओरिनीको की सहायक नदी है। तो ओरिनीको नदी पर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर ऑप्शन में कैरो नदी नहीं होता है, तब आपको ओरिनीको टिक करना है। कैरो नदी पर स्थित है और कैरो नदी ओरिनीको की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया को कौन सी जल संधि पृथक करती है। तो टॉरस, कुक जल संधि, बास स्ट्रेट या और चौथा इसमें फोवेट्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा बास स्ट्रेट। अगला प्रश्न देखते हैं, पाल्मर प्रायद्वीप कहां पर स्थित है। तो पाल्मर प्रायद्वीप अंटार्कटिका में स्थित है। तो
ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें ये 50 क्वेश्चन हो गए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो यूपीपीसीएस और आरओ या बीपीएससी या एमपीएससी, मेनली स्टेट पीसीएस के लिए और आरओ एआरओ के लिए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो डेली जो भी क्वेश्चन होते हैं वो रोज़ के रोज़ में एमसीक्यूज के फॉर्म में दिए जाते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपका एमसीक्यू भी तैयार होता रहेगा। इसके अलावा साथ ही साथ वहाँ पर जीके के जो क्वेश्चन होते हैं, जीएस के, वो भी डाले जाते हैं, तो प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग चैनल को ज्वाइन करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।